हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। बताता हूँ किस लिए, क्योंकि अभी पिछले महीने यानी कि मार्च में 9 तारीख से लेकर 21 तारीख तक CHSL 2022 का प्री का एग्जाम हुआ था। टोटल 36 शिफ्ट्स में एग्जाम को करवाया गया था। तो टोटल 36 शिफ्ट्स के अंदर इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस थे, स्पॉटिंग एरर्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, क्लोज टेस्ट के, या फिर PQRS हो या वोकेबलरी हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। मैंने सबको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। जैसे स्पॉटिंग एरर्स को मैंने एक साथ कर दिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को एक साथ कर दिया, और ब्लैंक्स को एक साथ कर दिया, वोकैब्स को एक साथ कर दिया। तो आने वाली 7 से 8 क्लासेस के अंदर मैं आपको पूरे 36 के 36 शिफ्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको सब सॉल्व करवा दूंगा। और ये जो क्लासेस है ना, 7 से 8 क्लासेस, ये आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप तैयारी कर चुके हो। क्योंकि इस देखो, सॉल्व करवाने के पीछे मेरा मकसद क्या है। सॉल्व तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा और मैंने सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बताया, नहीं। मैं पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भाई यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है और उससे मिलता जुलता और कौन कौन सा रूल है, और आगे के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन इस रूल के ऊपर बन सकते हैं। मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठ कर आया होगा, तो वो कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही, साथ साथ में उस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताऊंगा। तो कॉपी पेन आप लेकर बैठो, सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छी तरीके से नोट करते चलो, क्योंकि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ये होने वाले हैं, जो एग्जाम से अगर आप कुछ दिन पहले रिपीट कर लेते हो, पढ़ के चले जाते हो, तो यकीन मानो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं क्लास को स्पॉटिंग एरर्स के साथ में, ठीक है। तो स्पॉटिंग एरर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले आप स्क्रीन को पॉज करके खुद एक बार ट्राई करोगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। अच्छा, इसको सॉल्व कराने से पहले मैं आपसे एक छोटी चीज जानना चाहता हूं। देखो, यहां पर मैंने दो वर्ब्स लिखे हैं, एक मैंने लिखा राइज और एक मैंने लिखा रेज। क्या आपको दोनों का मतलब पता है? देखो, राइज का मतलब होता है उठना या उगना, यानी कि जब कोई चीज उठती है ना। जैसे कोई इंसान बिस्तर पे लेटा हुआ है, वो इंसान उठ गया, तो आप बताओ वो उठा है, उस पर क्या कोई बाहरी फोर्स लगा है या वो खुद उठा है? तो आप कहोगे खुद उठा है ना। तो जब कोई चीज अपने फोर्स की वजह से ऊपर उठती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? राइज। जैसे सूरज उगता है तो सूरज क्या हो रहा है? ऊपर आ रहा है। हालांकि ऊपर नहीं आता, वो आपको पता है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, वैसी बात करते हैं, बोलते हैं ना सूरज उगता है। तो सूरज उगता है तो क्या वो किसी बाहरी फोर्स की वजह से उगता है? नहीं, वो खुद होता है ना, खुद उगता है ना वो। तो उसके लिए भी हम क्या बोलेंगे? राइज। लेकिन एक होता है उठाना, जैसे ये मेरा हाथ है, मैंने इसको उठाया, ये खुद तो नहीं उठाना, इस पर एक फोर्स लगा मेरा, मैंने उठाया इसको, हाथ खुद तो नहीं उठा, मैंने उठाया। तो जब दूसरे फोर्स की वजह से कोई चीज ऊपर जाती है तो उसमें क्या होता है? क्या बोलेंगे? रेज किया मैंने। इस हाथ को मैंने राइज नहीं किया, मैंने क्या किया? रेज किया। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं किसी के सामने, मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं मैं, किसी बोलते हैं ना कि मेरी काबिलियत पे सवाल मत उठाओ, तो सवाल मत उठाओ, सवाल खुद तो नहीं उठ रहा ना, सवाल को उठाया जा रहा है, तो वहां पर भी क्या बोलेंगे? रेज। यू आर रेजिंग क्वेश्चन, यू आर रेजिंग क्वेश्चन, जो भी है। तो रेज क्यों बोला? क्योंकि सवाल खुद नहीं उठ रहा, सवाल को आप क्या कर रहे हो? उठा रहे हो। तो जब कोई चीज खुद उठे तो राइज, उठाया जाए तो रेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो राइज की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रोज, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइजन। लेकिन जो रेज होता है, रेज की सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेज्ड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और अब आप इसका एरर मुझे बताना। द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स, कि अभी हाल ही में जो डिस्कवरीज हुई हैं, हाल ही में जो खोज हुई है बहुत सारी, हैव राइजन, उसने राइज किया है होप्स को, यानी कि उम्मीदों को खड़ा किया है। हाल ही में जो डिस्कवरीज हुई है उसने बहुत सारी उम्मीदों को ना लोगों के सामने खड़ा किया, उम्मीद को उठाया है, उम्मीद खड़ी की है लोगों के सामने। तो आप मुझे बताओ, ये जो उम्मीद है, होप्स है, ये अपने आप तो खड़ी नहीं हुई ना, उम्मीद को खड़ा किया गया है, किसके द्वारा? इन डिस्कवरीज के द्वारा। तो आपको पता है कि यहाँ पर बात उठने की नहीं, यहाँ पर बात उठाने की है, उम्मीद को खड़ा किया जा रहा है, उम्मीद अपने आप तो खड़ी नहीं हुई ना। तो जब आपको पता है बात खड़े करने की हो, उठाने की हो, तो ऐसे में अपने को रेस चाहिए होता है। लेकिन रेस की जो थर्ड फॉर्म है, देखो हैव के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इधर इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी है? ये तो राइज की है। जबकि बात यहाँ पर रेज की हो रही है, भाई डिस्कवरीज ने क्या किया? उम्मीद को खड़ा किया। तो यहाँ पर बात खड़े करने की, उठाने की हो रही है, तो यहाँ पर राइजन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा रेज्ड आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताओ, सन रेज होता है या सन राइज होता है? आपने सुना होगा ना सनराइज, सनसेट। तो सनराइज क्यों? क्योंकि सन जो है ना खुद उगता है, खुद उठता है, उसको कोई उगाता नहीं है, तो इसलिए सनराइज होता है, सनरेज नहीं होता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन, तो इसमें आपको पता लग गया एरर, हैव राइजन, पार्ट ए में एरर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है सारे क्वेश्चंस को। अगला देखो, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रिस्क ऑफ करप्शन, ठीक है। अब
आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा नाउन के अंदर, नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ाता हूं नाउन एडजेक्टिव के अंदर। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख दूं, देखो मैंने कहा ना कि मैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको सारे के सारे नोट करते हुए चलना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि नहीं हमें तो आता है जी, सब नोट करते हुए चलना है। एक बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आई गेव हिम अ 100 रुपीज नोट, ये लिखा मैंने, आई गेव हिम 100 रुपीज, या इसको एक काम करते हैं, ये कर देते हैं, चलो, आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स। अब आप मुझे बताओ इस सेंटेंस के अंदर एरर क्या है, ठीक है, जल्दी से बताओ, पहले आप पॉज करो, सोचो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो एरर क्या है इसके अंदर, एक बात बताओ, ये जो नोट्स लिखा है मैंने, ये क्या है? मैं आपसे पूछूं कि नोट्स जो है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो एक नाउन है। नाउन क्यों? क्योंकि आपको पता है सिंगुलर या प्लूरल किसका बनता है? नाउन का बनता है। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल तो नहीं बनता। क्या कभी आपने देखा है कि एक व्यक्ति को कूल कहेंगे और दो हो जाएंगे तो कूल्स बोलेंगे? नहीं होता ना। आप मैन को मैन बोलते हो, आप कूल को कूल्स तो नहीं बोलते ना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? जैसे एक और लेते हैं, हाई, हाई एक एडजेक्टिव है, तो क्या इसका प्लूरल हाइज होता है? नहीं होता ना, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल फॉर्म जो होता है वो किसका बनता है? नाउन का। तो यहां पर आपको पता है, देखो नोट का नोट्स है, नोट मतलब एक नोट, और नोट्स ऐसी है, अगर आप इसमें एस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो नोट्स है बेसिकली क्या है? वो नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर जो देखो 200 रुपीज, ये पूरा का पूरा क्या है? इस नोट को ही तो क्वालिफाई कर रहा है कि भाई नोट क्या है? 200 का, यानी कि 200 रुपए का नोट है। आई गेव हिम 200 रुपीज नोट। देखो नोट क्या है? 100 रुपए का है ना भाई। नोट मैंने उसको कितने नोट दिए? मैंने उसको दो नोट दिए, दो नोट दिए मैंने इसको। कौन से नोट दिए मैंने उसको? 100 रुपए के। तो ये जो 100 रुपीज है, ये क्या कर रहा है? इस नोट को क्वालिफाई कर रहा है ना कि भाई नोट कौन सा है? 100 रुपए का है। तो आपको पता है ये जो 100 रुपीज है, ये क्या कर रहा है? ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि जो 100 रुपीज है, ये क्या कर रहा है? नोट्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्योंकि जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो कभी आपने एडजेक्टिव का प्लूरल बनते हुए तो नहीं देखा। भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाई का हाइज तो नहीं बनेगा, कूल का कूल्स तो नहीं बनेगा। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या ये रुपी का रुपीज होगा? तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको यहां से हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है। नाउन में इसको लोग ऐसे याद करते हैं, आपने भी ऐसे पढ़ा होगा, और याद रख सकते हो कि जब आपको ऐसा दिख जाए ना हाइफन, इसको बोलते हैं हाइफन। अगर हाइफन से पहले एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर को शो करता हो, 1 2 3 4, और उसमें भी क्या बोला मैंने? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि एक निश्चित संख्या, निश्चित मतलब वही 1 2 3 4 5। तो अगर हाइफन हो, हाइफन से पहले एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो, तो हाइफन के बाद वाला जो नाउन होगा ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, लेकिन सिंपली यहां पर आपको दिख रहा है कि भाई जो 100 रुपी है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नोट को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ पर 100 रुपीज नहीं, 100 रुपी नोट्स, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर देखो बिल्कुल ठीक है, $1 million कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक नाउन है, और $1 million क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसको? कॉन्ट्रैक्ट को क्वालिफाई कर रहा है भाई। कॉन्ट्रैक्ट कितने का? $1 million का, यानी कि जो $1 million है दैट इज बेसिकली क्वालिफाइंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव हमने इसको यूज किया है, तो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बाकी पार्ट्स के अंदर भी कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो एरर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंडिया हैज टर्न्ड 70 ईयर्स ओल्डर एज अ रिपब्लिक। देखो आपको एडजेक्टिव की फर्स्ट क्लास में, अभी जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने पढ़ाया था कि ओल्ड क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। ओल्डर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ओल्ड। ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, आपको मैंने बताया था। और ओल्ड का सुपरलेटिव क्या होता है? ओल्डेस्ट भी होता है और एल्डेस्ट भी होता है, बताया था ना मैंने आपको। ओल्ड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। जब नॉर्मली हम किसी को क्वालिफाई करेंगे तो ओल्ड बोलेंगे। ओल्डर क्या है? कंपैरेटिव। एल्डर भी क्या है? कंपैरेटिव। फर्क मैं आपको बता चुका हूं क्लास 1 के अंदर, जाके पढ़ो। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट दोनों क्या है? सुपरलेटिव। इंडिया हैज टर्न्ड, इंडिया जो है हो चुका है 70 ईयर्स ओल्डर। अगर यहां पर ओल्डर है तो पहली चीज तो देखो ओल्डर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो भैया इंडिया को कंपेयर कर रहे हो, तो जिससे कंपेयर कर रहे हो वो कहां है? किससे कंपेयर किया आपने? मैं इंडिया को कंपेयर थोड़ी कर रहा हूं। और दूसरी चीज, अगर एक कंपेरेटिव होता तो ओल्डर के बाद आपको पता है देन लगाते हैं, ओल्डर देन बोलते हैं ना, ही इज ओल्डर देन मी। तो इंडिया हैज टर्न्ड 70 ईयर्स ओल्डर, नहीं 70 ईयर्स ओल्ड। क्योंकि यहां पर नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूं? इंडिया को क्वालिफाई कर रहा हूं ना, कि इंडिया कितने साल का हो चुका है? 70 साल का हो चुका है एज ए रिपब्लिक। एक गणतंत्र के रूप में
इंडिया जो है 70 साल का हो चुका है, तो मैं इंडिया को क्वालिफाई कर रहा हूं, ना कि मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूं। तो जब नॉर्मली आप किसी को क्वालिफाई करते हो, यू मस्ट ऑलवेज यूज व्हाट, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो इंडिया हैज टर्न्ड 70 ईयर्स ओल्ड। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो एरर किस में था? इस वाले पार्ट में था। ठीक है, आगे देखते हैं। A study finds that the average staff cost at a public sector bank is high than that at its private sector counterpart। कि देखो यहां पर आपको दिख रहा है स्टडी फाइंड्स, एक स्टडी में से देखा गया दैट द एवरेज स्टाफ कॉस्ट एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक, कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो स्टाफ का जो एवरेज कॉस्ट होता है वो क्या है? ज्यादा है, हाई देन यहां पर दे रखा हाई देन दैट एट्स प्राइवेट सेक्टर, कि भाई पब्लिक सेक्टर में जो कॉस्ट आता है वो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर कंपैरिजन हो रहा है किस किस के बीच में? पब्लिक सेक्टर के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो, दो लोगों को कंपेयर करते हो, तो आप वहां पर पॉजिटिव डिग्री नहीं लगाते, वहां पर आप क्या लगाते हो? कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो। तो यहां पर लिखा है स्टडी फाइंड्स, एक स्टडी में ऐसा देखा गया दैट द एवरेज स्टाफ कॉस्ट एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक, की पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो स्टाफ का एवरेज कॉस्ट है इज हाई देन, नहीं यहां पर क्या आएगा? हायर देन, क्योंकि हाई क्या है? पॉजिटिव डिग्री। देखो हाई पॉजिटिव है, इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? हायर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको पता कंपेयर किया जा रहा है, देखो देन भी आ रहा है ना, इससे पता लग रहा है कि हाँ कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं, हर कंपैरेटिव के बाद नहीं लगाते, ऑलमोस्ट के बाद क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। कुछ के बाद टू भी लगाते हैं, जैसे एल्डर टू में होगा, है ना, प्रेफर के बाद भी टू, प्रेफरेबल के बाद भी टू लगाते हैं, सीनियर के बाद भी टू लगाते हैं, जूनियर के बाद भी टू लगाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स उनके बाद हम क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। तो यहां पर क्या आना चाहिए? हाई देन नहीं, यहां पर क्या आना चाहिए? हायर देन, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। किसको कंपेयर कर रहे हो? कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हो। किसके कॉस्ट को? पब्लिक सेक्टर के कॉस्ट को कंपेयर किससे कर रहे हो? प्राइवेट सेक्टर के कॉस्ट से। तो जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो आप क्या यूज करोगे? कंपैरेटिव डिग्री। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा एरर तो बताओ किस पार्ट में, कहां गया? पब्लिक सेक्टर इज हाई देन, इसमें यहां पर हाई की जगह पर क्या आना चाहिए? हायर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स, आपको मैंने एडजेक्टिव की क्लास 1 में बताया कि एक होता है ऑर्डिनल, देखो ऐसे करते हैं इसको, जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह लो आप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर को बताते हैं, बताया था ना। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डेफिनेट यानी कि निश्चित संख्या को बताने वाले, एक होता है इनडेफिनेट जो अनिश्चित संख्या को बताते हैं, जैसे सम, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, या निश्चित हो गया। और निश्चित क्या हो गया आपका? जो निश्चित है, जैसे 1 2 3, निश्चित संख्या को बता रहा है ना। तो डेफिनेट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कार्डिनल नंबर। मैंने आपको बता रखा है ये फर्स्ट क्लास के अंदर। ऑर्डिनल का मतलब ऐसे नंबर जो ऑर्डर यानी कि क्रम को बताते हैं। क्रम जैसे कि एक लाइन के अंदर 10 बच्चे हैं, तो जो मैंने बोला 10, ये क्रम को नहीं बता रहा, ये बच्चों की संख्या को बता रहा है, 10 संख्या बता रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं 10वां, अब 10वां क्या कर रहा है? संख्या तो नहीं बता रहा, हो सकता है लाइन के अंदर 20 बच्चे हो। मैंने अगर बोला 10वां बच्चा बाहर आ, लाइन का 10वां बच्चा जो है ना वो मेरे पास आए, तो अगर मैंने 10वां बच्चा बोला तो क्या इसका मतलब ये है कि लाइन में 10 ही बच्चे? नहीं ना, लाइन में 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो 10वें का मतलब क्या है कि मैंने बच्चों की टोटल संख्या की बात नहीं करी, मैंने यहाँ पर एक क्रम की बात करी कि इस लाइन के अंदर जितने भी बच्चे हैं मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो जो 10वां बच्चा है उससे मतलब है। तो 10वां क्या बता रहा है? ऑर्डर को बता रहा है। लेकिन अगर बोलूं लाइन में 10 बच्चे हैं, अब मैं किसी के क्रम को नहीं, मैं बच्चों की टोटल संख्या बता रहा हूं, तो 10 क्या हो जाएगा आपका? कार्डिनल, प्रमुख संख्या, है ना, 10। लेकिन जो 10th है ये आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल। अगर मैं बोलूं 10 बच्चे तो ये क्या है? कार्डिनल नंबर। अगर मैं बोलूं 10वां बच्चा तो ये क्या है? ऑर्डिनल। तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक ही सेंटेंस में ऑर्डिनल कार्डिनल साथ में आ जाए तो हमेशा मैंने बताया था आपको ये याद रखना है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बता रखा, जाके देखो ओसी, जाके देख लेना फर्स्ट क्लास के अंदर। ओसी मतलब पहले क्या आएगा? ऑर्डिनल, उसके बाद क्या आएगा? कार्डिनल। यहां पर देखो 5 क्या है? कार्डिनल है, क्योंकि तो संख्या को बता रहा है ना। भाई 5th क्या है? ऑर्डिनल है। अगर मैं बोल दूं 5th, तो 5th मतलब पांचवा, पांच नहीं पांचवा, तो वो ऑर्डर को बताएगा। लेकिन 5 मतलब 5, ये ऑर्डर को नहीं संख्या बता रहा है, तो ये क्या है आपका? कार्डिनल है। और नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका क्या है? ऑर्डिनल, क्योंकि देखो फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब क्या है? ऑर्डर को बताने वाले नंबर्स है ना, बता चुका हूं क्लास 1 के अंदर। तो यहां पर क्या दे रखा? सीओ, जबकि होना क्या चाहिए? ओसी। तो आप क्या करोगे? इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, करेक्ट। तो एरर किसमें है? इस वाले पार्ट में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप चीजों को नोट करते हुए चल रहे होगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, अगर आपको क्लासेस समझ में आती है, तो मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास समझ में आती है। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अगर नहीं आता समझ में तो वो भी मुझे बताया करो कि नहीं आ रहा सर समझ में, अगर आ रहा है तो वो भी बताओ कि सर आ रहा है समझ में, जो नहीं आता समझ में वो कमेंट में पूछा करो, अगर आ रहा है तो कमेंट में बताया करो अप्रिसिएशन के लिए, सो दैट मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग क्लासेस को अच्छे से देख रहे हो और आप लोगों ने लास्ट तक क्लास को देखा है। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग द वर्ड्स। देखो आपने एक फ्रेज है गुड एट, गुड एट, गुड एट का मतलब क्या होता है, किसी काम में अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि ही इज गुड एट मैथ्स, अगर हम बोलो गुड एट, तो गुड एट का मतलब क्या होता है, अच्छा, है ना, किसी भी चीज में अच्छा होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, गुड एट बोलते हैं। गुड ऑन कुछ नहीं होता, गुड ऑन कोई फ्रेज नहीं है, ध्यान रखना, फ्रेज क्या होता है, गुड एट होता है, इसको आपको याद रखना है कि बोलते हैं ना ही इज गुड एट समथिंग, टू बी गुड एट समथिंग का मतलब किसी चीज में अच्छा होना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग, तो यहाँ पर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग नहीं, यहाँ पर क्या होगा, गुड एट प्रिडिक्टिंग, गुड एट, गुड एट समथिंग, सिंपल याद रखो, गुड एट समथिंग मतलब किसी चीज में अच्छा होना, गुड एट समथिंग, फ्रेज था, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, गुड ऑन, यहाँ पर क्या जाएगा, गुड एट, तो इसमें एरर। ठीक है, अगला प्लास्टिक डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब क्या होता है, मलबा, कूड़ा करकट, है ना, डेब्रिस। प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशन कैन बिकम कोटेड विद एल्गी एंड अदर मरीन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल सेंट। देखो माइक्रोब्स क्या है, नाउन है, मैं आपसे पूछूं नाउन कौन सा, सिंगुलर या प्लूरल, तो आपका आंसर होगा सर प्लूरल। देखो एस लगा है ना, माइक्रोब सिंगुलर है, माइक्रोब्स क्या है, प्लूरल। द अदर मरीन माइक्रोब्स दैट प्रोड्यूसेस, देखो दैट क्या है यहाँ पर, दैट क्या है यहाँ पर, दैट इज, दैट क्या कर रहा है, दैट यहाँ पर इसको माइक्रोब्स को इससे जोड़ रहा है ना, तो आप यहाँ पर दैट को क्या बोलोगे, यहाँ पर आप इसको बोलोगे रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हो। ठीक है, कि मरीन माइक्रोब्स जो हैं दैट प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस कौन करते हैं, ये माइक्रोब्स। भाई देखो ना क्या लिखा है, एंड अदर मरीन माइक्रोब्स, जो दूसरे मरीन मरीन माइक्रोब्स है, मरीन मतलब समुद्री, माइक्रोब जो सूक्ष्म जीव है, दैट दैट मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करते हैं, तो उत्पन्न कौन करते हैं, यही माइक्रोब्स, है ना। आपको पता है नाउन क्या है, प्लूरल, तो अगर नाउन प्लूरल हो तो कभी भी ध्यान रखना उसके साथ अगर आप V1 लगाते हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो उसमें कभी भी एस या एस आपको नहीं लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस एस तब लगाते हो जब आपका सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट कौन होता है ना, वही नाउन होता है ना या प्रोनाउन होता है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन हो और साथ में क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है ये, शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो ही आप क्या करते हो, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आप क्या लगाते हो, एस। यहां पर देखो प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा रखा है, यानी कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रखा है, जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। हाँ अगर ये नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो आप कह सकते थे कि यहाँ पर प्रोड्यूसेस होता, क्योंकि दैट क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आगे पीछे को जोड़ता है ना, दोनों के बीच में कनेक्शन बताता है ना। तो अगर माइक्रोब्स प्लूरल है तो आगे वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर वर्ब में एस लग जाता तो वो सिंगुलर बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए आपको, प्लूरल। तो क्या आ जाएगा, प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशियन कैन बिकम कोटेड विद एल्गी एंड अदर मरीन माइक्रोब्स दैट प्रोड्यूस, ना कि प्रोड्यूसेस, ये आपको ध्यान रखना है। तो एरर किस में आएगा, एरर आएगा आपका पार्ट 2 में, इसमें माइक्रोब्स दैट प्रोड्यूसेस नहीं, दैट प्रोड्यूस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ स्टडी फाइंड्स दैट द एवरेज स्टाफ कॉस्ट, ये शायद पहले भी आ गया, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो बैंक वाला बताया था ना, हाई का हायर, डबल टाइप हो गया ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स, ये भी आ चुका, ये भी 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं। अभी बताया था आपको 5 नेक्स्ट नहीं आएगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स आएगा, है ना, ओसी बताया था ना, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, नेक्स्ट 5 ईयर्स। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स, ये भी रिपीट हो गया, नो माइंड्स ह्यूमन माइंड्स आर गुड एट, बताया था ना, टू बी गुड एट समथिंग, ये टाइपिंग की एरर है, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आप इसको इग्नोर करना, गुड एट समथिंग। ठीक है, यहाँ पर गुड एट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक डेब्रिस देखो रिपीट हो गया, ठीक है अभी बताया था। हाँ ये वाला देखो, एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ हायर लैटिट्यूड्स। देखो एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग, जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स होते हैं आर लॉन्ग, वो लंबे होते हैं। नैरो बैंड्स, नैरो बैंड्स, नैरो बैंड्स, ये क्या है, प्लूरल है सिंगुलर है, तो आपका आंसर होगा सर प्लूरल है। नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स, आपको पता है देखो यहाँ पर बैंड्स क्या है, प्लूरल है। देखो नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट,
जो, तो यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से पीछे वाले को अपने से आगे वाले से क्या करता है, रिलेट करता है। जो क्वेश्चन अभी पीछे आया था सेम वही क्वेश्चन है कि भाई जो नैरो बैंड्स है ना मॉइस्चर के इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर के नैरो बैंड्स होते हैं, दैट जो एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड्स, जो क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड कौन करते हैं, यही जो नैरो बैंड्स हैं भाई, एक्सटेंड कौन करते हैं, इन्हीं की तो बात हो रही है कि जो नैरो बैंड्स हैं ऑफ मॉइस्चर, ये जो मॉइस्चर के नैरो बैंड्स हैं क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो आपको पता है नाउन क्या है, प्लूरल है। तो अगर नाउन प्लूरल है तो आपको पता आगे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। लेकिन वर्ब में अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस एस लगा देते हो तो ये तो सिंगुलर बन जाता है ना। अभी पीछे मैंने ये तो पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड। एक्सटेंड कौन हो रहे हैं, बैंड्स तो हो रहे हैं ना, बात तो इन्हीं की हो रही है, और जो कि क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर एक्सटेंड्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक्सटेंड आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस आपको तभी लगाना होता है जब आपका सब्जेक्ट या आपका नाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन, और साथ में क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एरर किस में है, इसमें दैट एक्सटेंड्स, इसमें पार्ट 2 में। आगे बढ़ते हैं। इट टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट अलोन। इट टर्न्स आउट, ये साबित होता है, इट टर्न्स आउट ऐसा पेश होता है, दैट की माई फादर इजंट अलोन, कि मेरे पिताजी अकेले नहीं है। कोई एरर नहीं है इसके अंदर, नो एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी कुक गार्लिक, जब हम गार्लिक को कुक करते हैं, गार्लिक मतलब क्या होता है, लहसुन होता है ना, जब हम उसे कुक करते हैं, व्हेन वी कुक, देखो व्हेन वी कुक, देखो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल है ना वी, तो यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पर भी एस एस लगाता तो गलत हो जाता, प्रेजेंट डेफिनेट का स्ट्रक्चर है। व्हेन वी कुक, जब हम कुक करते हैं, अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, कुक्स हो जाता, वर्ब में एस एस लग जाता, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। व्हेन वी कुक गार्लिक, जब हम गार्लिक को कुक करते हैं, द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स रेज इनटू, अच्छा अभी आपको मैंने बताया था राइज और रेज पहले क्वेश्चन में। ठीक है, राइज का मतलब उठना, बढ़ना, उगना, जब कोई चीज अपने फोर्स की वजह से हो बेसिकली। और रेज का मतलब उठना, सॉरी उठाना, बढ़ाना, उगाना। देखो, अपने फोर्स से हो तो राइज, दूसरे फोर्स से हो तो रेज। तो आप मुझे बताओ, जो सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो रेज होते हैं एयर में, मतलब हवा में बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ, मॉलिक्यूल्स जो हैं ये खुद बढ़ेंगे, कोई इनको बढ़ाएगा। जब आप लेसन को ऐसे समझो, जब आप लेसन को कुक करोगे तो उसके अंदर जो सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मतलब जो छोटे छोटे जो भी है, अणु या कण जो भी है, वो हवा में क्या होते हैं, उठते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या आप उठा रहे हो उसे, जब आप तो लहसुन को कुक कर रहे हो ना, सल्फाइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो तो अपने आप ऊपर जा रहे हैं ना, आप थोड़ी भेज रहे हो उनको अलग कर करके लहसुन से कि जा भाई ऊपर जा, वो तो अपने आप उठ रहे हैं हवा में, अपने आप उठ रहे हैं हवा में। तो यहां पर आप नहीं उठा रहे, यहां पर वो अपने आप उठ रहे हैं। भाई सल्फाइड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप उठ रहे हैं हवा में। तो रेज इनटू द एयर नहीं, यहां पर क्या आएगा, राइज इनटू द एयर। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर आपको चीजें याद हो। व्हेन वी कुक गार्लिक, द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स, जो सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, रेज इनटू द एयर, नहीं वो रेज नहीं करते किसी चीज को, वो खुद रेज हो रहे हैं, मतलब सॉरी वो खुद उठ रहे हैं, वो किसी चीज को उठा नहीं रहे। जो सल्फाइड मॉलिक्यूल्स है वो हवा में किसी चीज को नहीं उठा रहे, बल्कि वो खुद उठ रहे हैं। तो अगर वो खुद उठ रहे हैं तो बात उठने की हो रही है, ना कि उठाने की। तो उठने के लिए क्या लगाते हैं, राइज लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ये, राइज आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट टू द बॉय बाय दैट टाइम, फॉर ही हैड नाइदर गन और स्पीयर। देखो दो पेयर होता है, आपको याद रखना है, एक पेयर होता है नीदर नॉर, ठीक है, और एक होता है इधर और। नीदर नॉर का एक पेयर होता है इधर और। नीदर नॉर का मतलब ना तो ना तो, जैसे बोलते हैं नीदर ही नॉर आई, ना तो वो ना मैं। इधर और का मतलब होता है या तो, इधर ही और आई, या तो वो या मैं। नीदर नॉर हम लगाते हैं दो लोगों के लिए, और इधर और भी लगाते हैं दो लोगों के लिए। ठीक है, नीदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, और इधर और का मतलब दो में से एक। तो आप मुझे बताओ, नीदर के साथ और का पेयर आएगा क्या, नहीं आएगा, नीदर के साथ नॉर का पेयर आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉर। दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट टू द बॉय बाय दैट टाइम, फॉर ही हैड नीदर गन, ना उसके पास गन थी, नॉर स्पेयर, ना उसके पास भाला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कहां गया ये वाला, फॉर ही हैड नीदर गन, और की जगह पर क्या आ जाएगा, नॉर स्पेयर। आगे बढ़ते हैं। ही हैज बीन टोल्ड मैनी टाइम्स। देखो एक चीज याद रखना, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर कह रहा हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देख रखी हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो
मैनी के साथ कभी भी ए या एन अगर आपको दिख जाए तो इसके जस्ट बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और आगे आपका जो भी प्रोनाउन होगा या जो भी एडजेक्टिव होगा या जो भी वर्ब होगा ये सारा का सारा भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे मैनी अ सोल्जर, ना कि सोल्जर्स। सोल्जर्स मत कर देना, मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन, मैनी अ सोल्जर। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ हैज या हैव में से क्या आएगा, सेक्रीफाइज्ड, बताओ देयर, और हिज में से क्या आएगा, बताओ जल्दी से बताओ। मैनी अ सोल्जर हैज सेक्रीफाइज्ड या हैव सेक्रीफाइज्ड, तो आपका आंसर होगा, सर अभी आपने बताया कि मैनी अ या एन हो तो नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, और बाकी जो प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब है सब सिंगुलर। तो देखो वर्ब है ना, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर। तो हैज सेक्रीफाइज्ड, ये क्या है, देयर क्या है, एडजेक्टिव है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर ये नहीं है, सिंगुलर ये है, देयर तो आपको पता है प्लूरल होता है, हिज लाइफ फॉर द कंट्री, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो या फिर आप इसको ये कर दो, ही हैज बीन टोल्ड मैनी अ टाइम, या तो उसको आप सिंगुलर कर दो, भाई टाइम यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है ना, तो देखो मैनी अ के बाद नाउन सिंगुलर। या फिर मैं आपसे कहता हूँ ए को हटा दो, सीधा क्या कर दो, मैनी टाइम्स, खत्म। भाई अगर ए नहीं है तो मैनी के बाद तो प्लूरल ही आएगा ना, क्योंकि मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। अगर मैनी के बाद ए या एन है तो नाउन सिंगुलर, लेकिन अगर मैनी के बाद ए या एन नहीं है तो प्लूरल ही आएगा ना, मैनी बॉयज होगा ना कि मैनी बॉय होगा, क्योंकि मैनी तो अपने आप में प्लूरल है। तो ही हैज बीन टोल्ड मैनी टाइम्स या फिर मैनी अ टाइम टू माइंड हिज मैनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर किसमें है, इसमें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। टूडेज क्या होता है, देखो टुडे, टुडे मतलब क्या होता है, आज, टुडे मतलब आज। तो क्या इसका प्लूरल कभी आपने देखा, क्या टुडे एक नाउन है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टुडे, टुडे क्या है, तो आप कहोगे सर टुडे क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब का थोड़ी प्लूरल बनाते हो, यहाँ पर टुडे का टुडेज कर रखा है। बल्कि बोलना क्या चाह रहा, आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ, थीम्स ऑफ आजकल का जो म्यूजिक है, आज का म्यूजिक। देखो क्या बात हो रही है कि आज के म्यूजिक का थीम, आज के म्यूजिक का थीम, तो आज के म्यूजिक का थीम, का थीम, तो इस वाले का के लिए तो ऑफ लगा रखा है, म्यूजिक का थीम। लेकिन आज के म्यूजिक, एक और बार भी तो के आ रहा है ना, आज के म्यूजिक, तो आज के का मतलब अपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा ना आपको, अपोस्ट्रोफे अपोस्ट्रोफेस। तो यहाँ पर बेसिकली ये होना चाहिए, टुडेज म्यूजिक, ये होना चाहिए यहाँ पर। टुडेज का मतलब आज का जो म्यूजिक है ना उसका थीम, आज के म्यूजिक का थीम। आई जस्ट डोंट लाइक, मुझे आज का जो म्यूजिक का थीम है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर देखो गलती तो आपको पता है कि टुडे कोई नाउन नहीं है जिसको आप प्लूरल कर सको, तो वैसे भी आप मार सकते थे आंसर ये, ठीक है। और सही करने के लिए क्या हो जाएगा, टुडेज म्यूजिक, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अपोस्ट्रोफे, क्योंकि वी आर, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाउन एंड केसेस, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप देखोगे मेरी प्रीवियस क्लासेस तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया अभी। ही हैज बीन टोल्ड मैनी, सेम है ये तो, अभी जो ऊपर आया मैनी, अभी बताया ना मैनी अ टाइम, सेम है, क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, आगे से ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स, देखो अभी आया, रिपीट हो गया ये भी। आई विल नेवर जज यू फॉर योर्स इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस, देखो आपको पता होना चाहिए कि योर, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की क्लासेस देखी हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपने नहीं देखी तो शायद आपको जल्दी समझ में नहीं आए, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। देखो एक होता है योर, एक होता है योर्स, एक होता है माई, एक होता है माइन, ठीक है। ऐसे एक होता है हर, एक होता है हर्स, ऐसे एक होता है आर, एक होता है आर्स, एक होता है देर, एक होता है देर्स। फर्क क्या है, ये जो लिखे है ना पर, इनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, और इनको हम बोलते हैं पजेसिव, इनको यहाँ लिख देता हूँ, इनको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये है आपके पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है यानी कि किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क है कि भाई इनके बाद एक नाउन क्या होता है, कंपलसरी होता है, कि नाउन आपको लगाना ही पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। लेकिन इनके बाद आपको नाउन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना होता, मैं जल्दी से बताता हूँ। देखो असल में जो माइन है ना, ये माइन, ये असल में बना कैसे है, माई के साथ जब आप एक नाउन को ऐड कर देते हो तो वही असल में क्या बन जाता है, माइन बन जाता है। अब मैं आपसे कहता हूँ इस माइन को ब्रेक करो, तो जब आप माइन को ब्रेक करोगे तो ऐसे आपको दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा आपको माई, एक मिलेगा आपको नाउन। यानी कि माइन के अंदर ऑलरेडी नाउन लगा हुआ है, इसीलिए हम इसके साथ अलग से नाउन नहीं लगा सकते। हम ये नहीं बोल सकते माइन बॉल्स, गलत हो जाएगा, इसके माइन, माइन बॉल, इसकी जगह पर हम क्या बोलेंगे, माई बॉल, ठीक है। माई बॉल, या फिर माई कार, या फिर माई पेन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। माइन पेन नहीं बोलोगे आप, ठीक है, ध्यान रखना।
तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन इज कंपलसरी, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आपको नहीं लगाना। तो देखो योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस, ये पूरा क्या है, नाउन है। इम्प्रॉम्प्टू एक एडजेक्टिव है बेसिकली, और ये क्या है, नाउन है। तो पूरे को मिलाकर एक कंप्लीट नाउन आप बना सकते हो कि आई विल नेवर जज यू, मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा फॉर योर्स इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस, नहीं, यहां पर क्या आएगा, फॉर योर, क्योंकि अगर आपको पता है यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ना कि पजेसिव प्रोनाउन आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। आई विल नेवर जज यू फॉर योर इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, जो एकदम से कर दिया जाए बिना किसी तैयारी के, अचानक से, है ना, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये योर्स की जगह पर योर। आगे बढ़ते हैं। इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कैर्सर, एडजेक्टिव की जो क्लास 2 जो मैं अपलोड करने वाला हूं कल, ये कॉन्सेप्ट मैंने उसके अंदर समझा रखा है कि कभी भी ध्यान रखना डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करते हम, ठीक है। डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव अपन यूज नहीं करते। क्या होता है डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल भाई देखो, मैंने बोला हैंडसम, चलो हैंडसम का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला हैंडसम, मैं आपसे कहता हूं हैंडसम का ना मुझे कंपैरेटिव डिग्री दो, तो आप कहोगे सर मैंने बता रखा है फर्स्ट क्लास में, एडजेक्टिव की क्लास 1 में, कि हैंडसम एक डबल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। तो इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, मोर लगा के, मोर हैंडसम। सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, मोस्ट लगा के, मोस्ट हैंडसम, है ना। चलो इसका तो नहीं बनता तो हमने मोर और मोस्ट लगा दे, लेकिन मान लो मैंने बोला क्लेवर, क्लेवर का कंपैरेटिव क्या बनता है, तो आप कहोगे इसका तो सर ईआर लगाकर बनता है क्लेवर। जब इसका कंपैरेटिव ऑलरेडी ईआर लगा के बन सकता है, और फिर भी मैं आपसे कहूं कि अलग से मोर भी लगा दूं, तो आप खुद ही कहोगे ना सर तो गलत हो गया, डबल कंपैरेटिव हो गया ना भाई। जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव बन गया तो अलग से मोर लगाने की जरूरत है क्या, मोर अपने आप में कंपैरेटिव है, तो डबल कंपैरेटिव गलत हो जाता है। ऐसी डबल सुपरलेटिव भी गलत हो जाता है। तो देखो यहां पर वही चीज कर रखी है। देखो स्कैर्स मतलब क्या होता है, कम, है ना। तो मोर स्कैर्सर, देखो स्कैर्स, स्कैर्स मतलब क्या होता है, कम, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका कंपैरेटिव क्या होता है, जब आप इसके अंदर आर लगा देते हो, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट में ई है, क्लास 1 में बता रखा है मैंने। तो आर लगाकर क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव। और अगर आप एस टी लगा दोगे, इधर लिख दो कंपैरेटिव, और अगर आप एस टी लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका सुपरलेटिव। स्कैर्स, स्कैर्सरर और स्कैर्सरेस्ट। तो ध्यान रखना यहां पर स्कैर्सरर अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो यहां पर मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। डबल कंपैरेटिव इज इनकरेक्ट, ठीक है। इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कैर्सरर, मोर स्कैर्सरर नहीं, ओनली स्कैर्सरर, क्योंकि स्कैर्सरर अपने आप में कंपैरेटिव है, मोर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें हम लगाते हैं, मैं आपको कल बताऊंगा एडजेक्टिव की क्लास 2 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये, इसमें आ रहा है ना, देखो मोर स्कैर्सरर। आगे बढ़ते हैं। फैशन माइट नॉट बी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड। देखो आपको मैंने बताया था एडजेक्टिव की क्लास 1 में, मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो ना हो, आप क्लास को देखना, कि देखो ये फर्स्ट क्या है, अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स, क्योंकि ऑर्डर को बताते हैं, क्रम को बताते हैं। तो ध्यान रखना जो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं इनके पहले हमेशा आप क्या लगाते हो, द लगाते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना फैशन माइट नॉट बी फर्स्ट, न्यूमरल ऑर्डिनल है ना, तो यहां पर क्या करोगे, द फर्स्ट, द फर्स्ट थिंग। फैशन माइट नॉट बी द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ आइसोलेशन स्ट्रेटजीज। तो ध्यान रखना जब भी आप ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव लगाते हो, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, तो हमेशा उससे पहले क्या लगाते हो, द लगाते हो, ठीक है। तो एरर किसमें आ गया आपका, ये रहा, टू बी फर्स्ट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट से पहले द आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप नोट करते चलोगे, ऐसे बिना नोट के मत, नोट करे मत चलो भाई आगे। दे नो दे विल फेस इधर अ स्विफ्ट बैकलैश, बैकलैश, कि वो जानते हैं या तो उन्हें एक बैकलैश का सामना करना पड़े। अभी मैंने आपको बताया था ईदर और का पेयर बनता है, और एक नीदर नॉर का पेयर, तो देखो यहाँ पर ईदर और का पेयर बिल्कुल ठीक है। तो दे नो वो जानते हैं, दे विल फेस इधर अ स्विफ्ट बैकलैश, या तो उनको बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, और डिफेंडिंग साइलेंस, या डिफेंडिंग, डिफेंडिंग साइलेंस, डिफेंडिंग होना चाहिए, एक बार आप देख लेना, डिफेंडिंग साइलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर नो एरर है। दे नो, इसमें अंदर, इसके अंदर तो कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। इधर अ स्विफ्ट बैकलैश और डिफेंडिंग साइलेंस, नो एरर। आगे बढ़ते हैं। फैशन माइट नॉट बी फर्स्ट थिंग, यह भी कराया मैंने, द फर्स्ट आएगा यहाँ पर, ये भी रिपीट हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, दे नो दे विल फेस, ये भी अभी थोड़ी देर अभी जस्ट पीछे ही कराया, काफी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। स्मार्टफोन एज, जो स्मार्टफोन का दौर है, एज माने युग या दौर, ये जो स्मार्टफोन का दौर या युग है ना, हैज, लीड
भाई लीड क्या है? लीड है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेड, थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेड। आपको पता है हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो बच्चों का काम है, तो बहुत आसान है। तो लीड आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेड, और लेड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पर लेड, हैज लेड, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। स्मार्टफोन एज हैज लेड टू सब्सटेंशियल डिटेरियोरेशन इन बोथ ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। कि इस स्मार्टफोन के एज ने क्या किया? डिटेरियोरेट कर दिया, मतलब बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त, क्षति पहुंचाई है, क्षतिग्रस्त कर दिया किस चीज को? दोनों को, सोने के ड्यूरेशन को भी, यानी कि सोने के टाइम को भी घटा दिया, ड्यूरेशन को भी, एंड क्वालिटी को भी, यानी कि सोने की क्वालिटी भी डिटेरियोरेट हुई है और ड्यूरेशन भी डिटेरियोरेट हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका हैज, लीड की जगह आ जाएगा हैज लेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 5 फर्स्ट गर्ल्स विल गेट द डिस्काउंट। अभी तो मैंने आपको बताया था, शायद रिपीट हुआ, ये 5 फर्स्ट नहीं आएगा, द फर्स्ट 5 आएगा। फर्स्ट 5 क्यों आएगा? क्योंकि पहले आता है ऑर्डिनल, फिर आता है कार्डिनल। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, ओसी। तो इसमें आ जाएगा आंसर ए में। आगे बढ़ते हैं। द स्कल बोन्स, ये देखो, द स्कल बोन्स, स्कल बोन्स का मतलब, स्कल मतलब आपको पता क्या होता है? खोपड़ी। द स्कल बोन्स, स्कल की जो हड्डियां हैं ऑफ अ वुड पैकर। वुड पैकर आप जानते होगे, एक पक्षी होता है जिसको हम बोलते हैं कठफोड़वा, लंबी सी चोंच होती है। वो क्या करता है? पेड़ में चोंच मार मार के उसमें छेद करता है, फिर कीड़ा निकाल के खाता है। द स्कल बोन्स ऑफ अ वुड पैकर हैज अ डिफरेंट, देखो हैज अ डिफरेंट केमिकल। ये जो हैज है, ये हैज यहाँ पर क्या है? हैज यहाँ पर किसका काम कर रहा है? आप मुझे बताओ जल्दी से। हैज का मतलब क्या होता है? पास होना, है ना। एक हैज हम लगाते हैं जब परफेक्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं, जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैज के बाद। लेकिन यहाँ पर हैज के बाद कोई वर्ब है क्या? नहीं है ना। देखो, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डेंसिटी, कोई वर्ब नहीं है। मतलब ये सेंटेंस क्या है? पूरा का पूरा नो एक्शन, यानी कि नॉन एक्शन कैटेगरी में, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताओ, हैज हैव किसके लिए लगाते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके लिए लगाते हैं? सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं। द स्कल बोन्स ऑफ अ वुड पैकर हैज, कि वुड पैकर का जो स्कल बोन है उसमें होता है। तो यहाँ पर बात मैं वुड पैकर की नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर बात मैं किसकी कर रहा हूं? वुड पैकर के स्कल बोन्स की बात कर रहा हूं। जरा ढंग से देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर आपका वुड पैकर नहीं है, वुड पैकर का स्कल बोन्स है। द स्कल बोन्स ऑफ अ वुड पैकर हैज, कि वुड पैकर का जो स्कल बोन्स है उसमें होता है। तो मैं वुड पैकर में होने की बात नहीं कर रहा, मैं वुड पैकर के स्कल बोन्स में होने की बात कर रहा हूं। मतलब मेन सब्जेक्ट मेरा क्या है? स्कल बोन्स है। तो अगर ये प्लूरल है, देखो बोन्स प्लूरल है ना, द स्कल बोन्स ऑफ अ वुड पैकर हैज अ डिफरेंट। तो आपको पता है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो हैज नहीं लगाते, वहां पर क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है, द स्कल बोन्स ऑफ अ वुड पैकर हैव अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डेंसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे वुड पैकर सिंगुलर ही तो है, तो ठीक है यहाँ पर हैज, लेकिन आप ढंग से देखो, यहाँ पर जो केमिकल है, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो वुड पैकर में नहीं, वुड पैकर के स्कल बोन्स में होने की बात हो रही है। तो यानी कि मेन सब्जेक्ट आपका स्कल बोन्स है, जो कि प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये। अगला, साइंटिस्ट्स हैव अ फ्यू ट्रिक्स up their sleeves for dealing with the universe other objects। ठीक है, सबसे पहले आपकी नजर यहां पर जानी चाहिए अ फ्यू। अ फ्यू के बाद नाउन हमेशा क्या होता है? काउंटेबल होता है और प्लूरल होता है। तो ठीक है, ट्रिक जो है आपका काउंटेबल भी है और आपका प्लूरल भी है। अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स। अप देयर स्लीव्स आपको पता है इडियम है, कोई चीज आपके पास होना जिसका दूसरों को ना पता हो, है ना, सीक्रेट रूप से। साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? एक नाउन है। यूनिवर्स क्या है? एक नाउन है। देखो, यूनिवर्स एक नाउन है, और अगर मैं आपसे बोलूं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है ना। जैसे बोलते हैं ना यूनिवर्सल प्रॉब्लम, बोलते हैं ना दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो यूनिवर्सल क्या कर रहा है? प्रॉब्लम को क्वालिफाई कर रहा है कि भाई प्रॉब्लम कैसी? यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि क्या कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यूनिवर्स, यूनिवर्स अपने आप में क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड हो जाएगा, अपने आप में एक नाउन है। तो देखो, ये भी नाउन, अदर ऑब्जेक्ट्स, और इस पूरे को मिलाकर ये भी पूरा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो दो नाउन कभी साथ में देखे आपने? भाई एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगाओगे ना, दो नाउन साथ में थोड़ी लगाओगे। साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स। नहीं, यहां पर क्या करोगे आप? अदर विद द अदर ऑब्जेक्ट्स, या तो आप इसको ऐसे कर दो, ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स, ऑफ द यूनिवर्स, ऐसे कर दो आप तो इसको ऐसे, विद द, देखो कैसे करोगे? साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, या फिर आप क्या कर दो? विद द, हाँ ऐसे ही बनेगा, यूनिवर्सल भी नहीं कर सकते आप इसको, वो भी गलत आ जाएगा। विद द यूनिवर्सल अदर ऑब्जेक्ट्स नहीं, विद द अदर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, या तो ऐसे कर दो विद द, ऐसे देखो, विद द अदर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कर दो ऑब्जेक्ट्स, ये सबसे बेस्ट, ऐसे कर दो आप इसको, विद द अदर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये आपका क्या है? नाउन है। तो सही क्या बन जाएगा?
साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द अदर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बच्चे में जो एरर्स है वो कल की क्लास में मैं खत्म करवा दूंगा। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, उसके बाद क्लोज टेस्ट है, पैरा जंबल्स हैं, सारी की सारी चीजें मैं कराने वाला हूँ। बहुत ही मजा आने वाला आपको इन 7-8 क्लासेस के अंदर, और आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। ध्यान रखना, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है ये जो मैं आगे क्लासेस लेने वाला हूँ। तो कंटिन्यू रखना और चीज़ों को नोट करते हुए चलना। जो जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ उसको एक कॉपी के अंदर या पेजेस के ऊपर नोट्स करते चलना, ताकि आप एग्जाम से पहले उनको रिवाइज कर सको। क्योंकि देखो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल नेक्स्ट क्लास में, एडजेक्टिव की क्लास 2। और कल कोशिश करूंगा इसकी भी मैं एक क्लास डाल दूँ, कॉमन एरर्स की, जो बचे हुए जो कॉमन एरर्स है उनकी भी क्लास डाल दूंगा मैं। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।